Hello everyone, I am Barkha Vats and I welcome you all to Law in Layers. This video is in continuation of the previous video where we started international conventions and protocol relating to environment law. Without wasting time, let's start it. We are starting with international convention and protocol जो environment law के लिए बहुत important है. इससे पहले की 5 conventions and protocol हम previous video में पढ़ चुके हैं and we are starting with the 6th one, Basel Convention. बाज़ल कन्वेंशन 1989 में आया था और ये बर्न में साइन हुआ था स्विट्ज़रलैंड में. ये कन्वेंशन बोलता है कि आपको कंट्रोल करना है ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट को ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल. और आपको ये काम करते हुए ध्यान रखना है कि आपको ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है. अगर आपके ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट की वजह से एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है किसी की हेल्थ को, एनवायरनमेंट को, तो वो एक गलत चीज़ है, उसको कंट्रोल करना है. इसलिए आपके इस बाज़ल कन्वेंशन के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस को लिखा गया था. कहता है वेस्ट कैन ओनली बी एक्सपोर्टेड विद द प्रायर रिटन कंसेंट. प्रायर रिटन कंसेंट का कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जिसमें कहते हैं कि जब कभी भी आप ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट कर रहे हैं तो पहले तो आप उनको इन्फॉर्म करेंगे, आप उन्हें बताएंगे, देन आप उनकी कंसेंट लेंगे. अगर उनकी कंसेंट येस होती है तो आप आगे बढ़ेंगे, नो होती है तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते हैं. PIC कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. वो इसके अलावा भी बहुत सारी कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल पे लागू होता है, जैसे कि रॉटरडैम कन्वेंशन, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, इनमें PIC लगता है. इसके अलावा सेकेंड पॉइंट बोलते हैं मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल. कहते हैं कि जो वेस्ट है, जो हैजार्डस वेस्ट है, उसको हम एकदम से ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे कोशिश करेंगे कि हम उसे मिनिमाइज कर लें. थर्ड बोलता है एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट. कहता है कि जब कभी भी आप किसी भी ऐसी चीज़ को हैंडल कर रहे हैं जो सामने वाले की हेल्थ के लिए अफेक्ट कर सकती है उसको बैड वे में, उस टाइम पे आपको दिमाग में रखना है कि आपको प्रोटेक्ट करना है किसको, ह्यूमन हेल्थ को, आपको प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को, और आपको सस्टेनेबली यूज़ करना है उसे, क्योंकि आप उसे जितना सस्टेनेबली यूज़ करेंगे उसका आपको डिस्पोज करना उतना ही लेट होगा. अगर आप जल्दी जल्दी इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा डिस्पोज होगा, तो आपको उसको सस्टेनेबली इस्तेमाल करना है. इंडिया ने ये कन्वेंशन ज्वाइन किया था 1992 में. उसके बाद से ये चीज़ को हैंडल किया जा रहा है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू. इसके अलावा आपका मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स हैं 2016, उसके थ्रू आपकी कंट्री में ये मैनेज किया जा रहा है. इंडिया ने बैन कर दिया है इंपोर्ट करना उन सब चीज़ों को जो कि रिसाइकल नहीं हो पाएंगी. जो रिसाइकल हो रही हैं और रीयूज़ हो सकती है अंडर द स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, उनको तो इंपोर्ट करने के लिए रेडी है, बाकी सबको वो मना कर चुका है इंपोर्ट करने के लिए. नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD 1994. ये साइन हुआ था पेरिस में, फ्रांस में. ये एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट है, जो फोकस कर रहा है डेजर्टिफिकेशन पे, लैंड डिग्रेडेशन पे और ड्रॉट पे. 3 एरिया में, कौन सा, एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरिया. एरिड एरिया होता है जहाँ पे डेजर्ट का क्लाइमेट होता है और लिमिटेड एग्रीकल्चर होता है. सेमी एरिड के अंदर सीजनल रेनफॉल इज देयर, ग्रासलैंड आपकी ड्राई होती है और रिस्क ऑफ ड्रॉट होता है. जबकि ड्राई सब ह्यूमिड एरिया में आपकी रेनफॉल अच्छी होती है, आपकी फार्मिंग सपोर्टेड होती है, फार्मिंग आपकी कर सकते हो अच्छे से. इन तीनों ही एरिया में कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि आपको डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट या डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिल सकता है. तो आपका UNCCD का काम है कि इन तीनों एरिया के अंदर कॉम्बैट करना है डेजर्टिफिकेशन को, रिस्टोर करना है डिग्रेडेड लैंड को, मिटिगेट करना है इफेक्ट ऑफ ड्रॉट को, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को प्रमोट करना है और इंश्योर करना है पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, सो दैट कि आप इससे बच सके, आप डेजर्टिफिकेशन से बच सके, लैंड डिग्रेडेशन से बच सके और ड्रॉट से बच सके. तो आप उनसे बचने के लिए आपको ये चारों चीज़ें करनी है. इंडिया ने साइन कर दिया था 1994 में UNCCD को, लेकिन इफेक्ट में आने में थोड़ा टाइम लगा. इफेक्ट में ये आया 1997 में. इंडिया ने अपने लेवल पे इस चीज़ को लागू कराने के लिए नेशनल एक्शन प्लान किया 2001 में, जो कि आपका बेसिकली प्रमोट कर रहा था, इम्प्लीमेंट कर रहा था आपके UNCCD को.
इंडिया ने COP14 भी होस्ट किया था 2019 में, जो कि ग्रेटर नोएडा में हुआ है, यूपी में। इसमें दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है। कमिटमेंट की गई है कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव कर लिया जाएगा बाय द 2030। अभी COP 2025 में जो है वो 16th नंबर होगी, तो 16th नंबर COP 2025 में होने वाली है। तो अभी तक UNCCD के अंदर जो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई हैं वो आपकी 16th 2025 को मिला के होगी। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड वन, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था और ये आपके आया था UNFCCC के अंडर। अगेन अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो आपको UNFCCC पता होगा, ठीक है। उसके अंदर ये आया था, ये साइन हुआ था क्योटो के अंदर ही। क्योटो कहाँ पे है? जापान में है, ठीक है। और इसने बेसिकली UNFCCC जब हम पढ़ रहे थे तो आपको बताया था कि उसके अंदर भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर कन्वेंशन के अंदर होती है। तो बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी UNFCCC के अंदर, थर्ड वाली, उसी को अचीव करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल आया था, ठीक है। ये स्पेसिफिकली बात करता है कि जो भी आपका जो ये आपको Annex 1 दिख रहा होगा, ये आपकी डेवलप्ड कंट्रीज का होता है, ठीक है। ये क्योटो प्रोटोकॉल कहता है कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो रिड्यूस करेंगी ग्रीन हाउस गैस को, ठीक है, जिससे आप ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकें, आप क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके ऊपर कंडीशन लगाई गई है कि आपको अपनी कंट्रीज के अंदर, आपको अपने देश के अंदर ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोकना होगा, कंट्रोल करना होगा, ठीक है। जबकि आपकी जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ है जो भी डेवलप नेशन है उनके ऊपर ये लीगली बाइंडिंग है, और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इनके ऊपर ये आपका बाइंडिंग नहीं है, आपका ये वॉलंटरीली एक्शन माना जाएगा। अगर आप चाहें तो आप कर लीजिए, अगर आप ना चाहें तो मत करिए, पर कोशिश करिए, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल करना। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है इन सब चीज़ों से। तो उसको बोला गया कि डेवलप्ड कंट्री तो करेंगे ही करेंगे, डेवलपिंग कंट्री चाहे तो कर ले और ना चाहे तो ना करे, ठीक है। तो बेसिकली ग्रीन हाउस गैस एमिशन को आपको रोकना है, आपको रिड्यूस करना है, ठीक है। रॉटरडैम कन्वेंशन 1998। रॉटरडैम कन्वेंशन काम करता है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर को, जो कि इसके नाम में, फुल नेम में इसके आता भी है। फुल नेम इसका है रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये कहता है कि जब कभी भी आप कोई भी हजार्डस केमिकल या पेस्टिसाइड को इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ करने वाले हैं, तो आपको सामने वाली पार्टी स्टेट को आपको पहले तो प्रायर इन्फॉर्म करना होगा कि जो चीज़ आप दे रहे हैं वो कितनी डेंजरस है या उसका क्या अफेक्ट पड़ेगा, और उसके बाद सेकंड पार्टी को कंसेंट देना होगा उस चीज़ को अपनी कंट्री में आने के लिए, तभी वो वहाँ पे जाएगा। तो आपका प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर को पहले फॉलो किया जाएगा, तभी आप उसका इंटरनेशनली ट्रेड कर सकते हैं। ये बेसिकली शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट कर रहा था, जिसमें कह रहा था कि कंट्रीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड में अगर किसी भी हजार्डस केमिकल को या पेस्टिसाइड को डील करती है तो उसको ध्यान में रखना है कि ह्यूमन हेल्थ को ज़्यादा अफेक्ट ना हो, एनवायरनमेंट को अफेक्ट ना हो, ये ध्यान में रखते हुए उसे काम करना है। इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया था 2025 में, और इसको रेटिफाई करने के लिए, इसको फॉलो कराने के लिए जो एक्ट्स लागू किए गए थे वो थे इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2060 एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इन 3 एक्ट के थ्रू इसको किया जाता है। इसके अंदर स्पेसिफिकली 2 कैटेगरीज लाई गई थी, एक लाई गई थी केमिकल्स की और एक लाई गई थी पेस्टिसाइड्स की। नेक्स्ट चलते हैं, 5th वन, कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी 2000। ये साइन हुआ था कार्टेजिना में, कार्टेजिना कोलंबिया में है, और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है 2003 में। ये आपका CBD के अंडर आता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी
तो हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पढ़ा था कि 1992 में रियो कॉन्फ्रेंस के अंडर CBD आया था, आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसी के अंदर ये एक एडिशन किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी को। ये कहता है कि आपको सेफली हैंडल करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, यूज़ करना है किसका, LMOs का, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का, जो कि आपने कैसे बनाए हैं, या तो आपने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, और आप स्पेसिफिकली जब आप ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट कर रहे हैं उस चीज़ को लेके, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट नहीं करना है। अगर आपके ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट से किसी भी ह्यूमन हेल्थ को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो आप वो नहीं कर सकते हैं। कार्टेजिना प्रोटोकॉल के अंदर कुछ प्रिंसिपल ले डाउन किए गए थे, जैसे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो कहता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आपको लगता है किसी भी मूवमेंट पे कि यहाँ पे साइंटिफिक सर्टेनिटी नहीं है, तो ऐसे टाइम पे जो कंट्री है वो रिफ्यूज़ कर सकता है कि आप उस LMO को लेके मेरी कंट्री में नहीं आएंगे, क्योंकि मेरी कंट्री का एनवायरनमेंट अफेक्ट हो सकता है, मेरी कंट्री का ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट हो सकता है। सेकेंड कहता है एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, जिसे हम बोलते हैं प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि अगर आप कभी भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट करने से पहले ही आपको नोटिफाई करना होगा, दैट इज़ आपको इन्फॉर्म करना होगा, देन आपको कंसेंट लेनी होगी, तभी आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। थर्ड बोलता है बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस। बेसिकली बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस क्या है? बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस एक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल के अंदर ही बनाया गया हुआ है, जहाँ पे आप इन सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ठीक है, आप एक्सचेंज करते हैं अपनी साइंटिफिक, टेक्निकल, एनवायरमेंटल, जो भी आपके पास लीगल इन्फॉर्मेशन है, किससे रिगार्डिंग, आपके लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के रिगार्डिंग जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आप उसको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए आपका एक स्पेस बनाया हुआ है, एक प्लेस बनी हुई है जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। ये ग्लोबल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं LMOs को डाटा। नेक्स्ट आता है पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। ये प्रोटोकॉल प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी के लिए। ये कहता है कि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, जहाँ पे पब्लिक इन्फॉर्म और बायोसेफ्टी पॉलिसीज, ऑब्वियसली क्योंकि कौन अफेक्ट होने वाला है, पब्लिक अफेक्ट होने वाली है। इंडिया इम्प्लीमेंट करती है इसको अपने एक्ट के थ्रू, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, और रूल्स फॉर मैन्युफैक्चर 1989 के थ्रू। इंडिया के अंदर 2 की अथॉरिटीज़ हैं जो इसको संभाल रही हैं, जो है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी और रिव्यू कमेटी फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग 2010। इसका पूरा नाम है नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट arising from the utilization to the Convention on Biological Diversity। Convention on Biological Diversity सुनते ही याद आना चाहिए कि 1992 में रियो कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ आई थी। तो अगर क्या कहता है आपका ये प्रोटोकॉल कहता है कि आप फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करेंगे, किस चीज़ के? उन बेनिफिट्स का जो कि आपका कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, thereby contributing to the conservation and sustainable use of biodiversity। तो आपको बायोडाइवर्सिटी का भी ध्यान रखना है, आपको सस्टेनेबली उसको बचा के रखना है, आपको कंजर्व करना है। अगर आप कोई जेनेटिक रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो जेनेटिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने में जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको उसको शेयर करना होगा। कैसे बेनिफिट, क्या मिल रहा है, मतलब कहाँ से वो लाए हैं? फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल नॉलेज। अगर आप किसी ग्रुप के पास जाते हैं, ठीक है, जो अपनी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन को या कुछ प्रैक्टिसेस को, एक लोकल कम्युनिटी के अंदर चल रही है वो प्रैक्टिसेस बहुत लंबे टाइम से, आप उसको जाके देखते हैं और बाहर आके आप उसको यूटिलाइज करते हैं और आप उस इन्फॉर्मेशन से बेनिफिट गेन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस बेनिफिट का, उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज के बेनिफिट का फ़ायदा आपको उनको बेनिफिट देना होगा। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्या होता है? बेसिकली रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं जिसमें आप अगर कोई भी जेनेटिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, आप एक्सेस कर रहे हैं किसी भी जेनेटिक रिसोर्स को, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रोब्स हो गए, ठीक है, तो आपको उनसे जो फ़ायदा हो रहा है उस फ़ायदे को, आपको बेनिफिट को आगे शेयर करना पड़ेगा। जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज में हम लोगों को पता है टर्मरिक को हम यूज़ करते हैं फॉर दी हीलिंग,
हम लोग नीम को यूज़ करते हैं फॉर दी पेस्ट कंट्रोल, ये सारी ट्रेडिशनल नॉलेज है। इंडिया वैसे 2014 में इसका इन्फोर्समेंट हुआ था, बल्कि 2012 में ही इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया था, लेकिन इन्फोर्स करने में 2 साल लग गए, 2014। इंडिया के अंदर हम लोग फॉलो करते हैं इस प्रिंसिपल प्रोटोकॉल को, इस प्रिंसिपल को बाय दी अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, अंडर द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और अंडर द स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स। ये तीनों के अंडर हम लोग इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं। जैसे 2021 में पेप्सी कंपनी ने एग्री किया था कि वो बेनिफिट शेयरिंग करेंगी फार्मर्स के साथ में। तो नगोया प्रोटोकॉल बेसिकली बेनिफिट शेयरिंग की बातें करता है। बेनिफिट शेयरिंग कहाँ से हो रही है? ट्रेडिशनल नॉलेज की होगी, किसी भी चीज़ की हो, पर आपको बेनिफिट शेयरिंग करनी होगी। किस चीज़ की? अगर आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको बेनिफिट मिल रहा है और उसका ट्रेडिशनल नॉलेज से कोई लेना देना है, तो आपको बेनिफिट शेयरिंग करनी होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी के जितने भी प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशंस बाकी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।